हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने डीएनएस कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि कैसे उबंटू में और विंडोज़ सर्वर 2019 में कैसे हम डीएनएस इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। एक्चुअली में ये प्रोडक्शन में हमने ये करके देखा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। एक हमने छोटा सा बस क्लाइंट पे करके देखा था हमने इसको। एक बड़े स्केल पे हम डीएनएस कैसे यूज़ करते हैं ना, ये अभी देखना बाकी है। वो आगे आएगा, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम वैसा उसको यूज़ करते जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि कोई ना कोई जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं या जो हम बता रहे हैं आपको, इसमें क्या है, जो पीछे के वीडियोस में कुछ ना कुछ रेफरेंस होगा जो आगे की वीडियो को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो आज हमने थोड़ा पढ़ा है तो कल और ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना। उसको और एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप आगे की वीडियो में जान पाओगे, समझ पाओगे, और वो आपको हेल्प करेगा। जैसे आप एक बड़ी कंपनी में काम करते तो वहाँ पे किस तरीके से ये सब चीज़ मेंटेन होता है, चलता है, और प्रैक्टिकली कैसे वहाँ पे लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब आप बिल्कुल देखेंगे। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है डीएचसीपी। मोस्टली हम डीएनएस डीएचसीपी दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं। अब ये दोनों है क्या चीज़ है। तो डीएनएस तो हमने अच्छे से समझा था कि ये बस आईपी रिजोल्यूशन के काम आता है। आपके सिस्टम या आपके जो पूरा जो कंपनी का नेटवर्क है उसमें किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई के करने के ये काम आता है। बस आपको क्या करना है, आपके डीएनएस सर्वर में एक एंट्री बना देनी है या उस पर ऐसा कुछ सिस्टम लगा देना है जैसे कि वो ऑटोमेटिकली उसका आईपी एड्रेस और उसका नाम अपने आप आपके पास आ जाए। तो ये भी हम करते हैं। जैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी जब आप सीखेंगे, जब उसमें करते हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए आपको डीएनएस डीएचसीपी ये सब जरूरत पड़ती है। हमें सर्टिफिकेट मैनेजर की भी जरूरत पड़ती है और भी कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वो कई सारी चीज़ों से मिल के आपका एक्टिव डायरेक्टरी अच्छे से काम करता है। ठीक है। तो जैसे डीएनएस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या है, जैसे हम जैसी एक्टिव डायरेक्टरी में किसी भी सिस्टम को हम एंट्री करते हैं या उसको हम जोड़ते हैं अपने डोमेन से, वो वैसे ही अपना जो डीएनएस का जो आईडी है या उसका आईपी और जो नेम है वो उसको डाल देता है ऑटोमेटिकली आपके डीएनएस सर्वर पे डाल देता है। डीएनएस सर्वर कहाँ पे होता है, आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही होता है। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी डिपेंड करता है आपके डीएनएस सर्वर पे। डीएनएस सर्वर के बिना एक्टिव डायरेक्टरी नहीं चलता, क्योंकि उसको भी चाहिए ना कि मेरे जितने भी सिस्टम जो मेरे से ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू, सबको उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है ना। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। आगे हम एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे तो और भी काफ़ी कुछ जानेंगे। उसके अलावा उसके आगे हम और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो वो सब हम आगे देखेंगे। आज के डेट में अभी हमारे पास डीएचसीपी के ऊपर बात करने का टाइम है, तो हम वो करते हैं। अब डीएचसीपी है, ये क्या है, ये क्यों ये हम बार बार सुनते हैं डीएनएस डीएचसीपी। और ये अभी चलो ये तो ठीक है, विंडोज़ में आप बता दोगे या उबंटू में बता दोगे, आगे का क्या काम है इसका। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आज के डेट में क्लाउड्स आ गए हैं, तो क्लाउड में आप जाओ, एक मशीन बनाओ और चल जाता है। लेकिन आपको उसका बैकएंड भी तो पता होना चाहिए कि वो चलता कैसे है। अब मैंने AWS पे गया, वहाँ पे एक इंस्टेंस जो है या जो वर्चुअल मशीन है मैंने क्रिएट कर दिया, वो अपने आप आईपी कैसे ले लेता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर डीएनएस भी होता है, वो डीएनएस से लेता है जो अपना जो नेटवर्किंग का है वो, और डीएचसीपी से अपने आप उसका जो आईपीज़ है वो आ जाते हैं। उसके अंदर उसके गेटवे अपने आप कैसे लग जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है, बैकएंड में कुछ ना कुछ इस टाइप का सर्विस तो चल रहा है ना AWS में। उनके डीएनएस डीएचसीपी सर्वर चल रहे हैं, तभी तो आपको जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है। तो वो मतलब ऑटोमेटेड तरीके से आपको एक मशीन मिल रहा है। तो ये पूरा हम ओवरफ्लो भी, मतलब वर्क फ्लो भी हम देखेंगे कि कैसे ये पूरा एक महीने में एक सिस्टम आप क्रिएट करते हो और वो ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बेस से स्टार्ट करना है ना। बेस आपको क्लियर रहेगा तो आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे, हाँ भाई ये डीएनएस से ले रहा है, ये डीएचसीपी से आईपी ले रहा है, तो ये सब आपको समझ आएगा। तो धीरे जैसे आप बेस को क्लियर करते जाएंगे, आपको आगे वही जो है वो काम आएगा। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लाउड सीख जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता डीएनएस और डीएचसीपी कैसे काम करता है। उनको ये नहीं पता कि भाई ये आईपी कहाँ से आया है। हाँ, उसको बता दिया गया जो AWS का फ्रंट एंड होता है ना, वेबसाइट के आप जो आप ऐप कह लो, उसके अंदर ये करो, क्लिक कर दो, ये क्लिक। तो वैसे पढ़ने से ना आपको बिल्कुल प्रोडक्शन का नॉलेज लगेगा नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या है कैसा है। बस आप एक जैसे रोबोट की तरह काम करते हो वैसे ही हो जाएगा। आपको बैकएंड आपको पता रहेगा तो आप ट्रबल शूट भी कर पाते हो। ट्रबल शूट का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बेसिक से ही आता है। बेस से आप स्टार्ट करोगे, आपको हर चीज़ पता रहेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाओगे। ठीक है। तो आपको अगर नीचे से नॉलेज है तो आपको सब चीज़, मतलब देखो मोस्टली कोई आईटी इंडस्ट्री में जो आईटी का बंदा होता है वो क्या करने के लिए होता है, वहाँ पे किसी चीज़ को करने के लिए नहीं होता। उसका मेन जो काम है ना, कुछ ख़राब हो जाए तो ठीक करने के लिए। तो ठीक करना क्या, ट्रबल शूटिंग या डायग्नोस करना। तो कैसे करेंगे, आपको भाई बेस नॉलेज रहेगा तो आप जल्दी कर पाओगे।
आपको बेस नॉलेज नहीं लगेगा तो फिर आप खोजते फिरोगे, आप लोगों से हेल्प मांगोगे, भाई ये हेल्प कर दो, भाई वो हेल्प कर दो। तो वो सब चीज़ से बचने का सिंपल तरीका है, अपने बेस जो है वो क्लियर करो, नीचे से ऊपर तक की तरफ जाओ, बीच में लाइन में मत घुसो कभी भी। आपको कुछ सीखना है तो आप बिल्कुल नीचे से सीखते जाओ और आपको एकदम दिमाग क्लियर करना होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएचसीपी, और ये डीएचसीपी है क्या। तो एक मेरे पास ये और मैप है, ये हम देख लेते हैं डीएचसीपी है क्या। ये मान के चलो जो डीएचसीपी क्लाइंट है ये हमारा सिस्टम है, आपका कंपनी का जो लैपटॉप्स होते हैं या डेस्कटॉप होते हैं जिसमें यूज़र काम करते हैं, ये है। ये आपका डीएचसीपी सर्वर है। ये कहाँ पे होता है, ये आपके ऑफिस में एक जगह होगा जिसको हम डेटा सेंटर कहते हैं। डेटा सेंटर छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो छोटे ऑफिस में छोटा डेटा सेंटर, वहाँ पे क्या होगा, 8-10 सर्वर होंगे, एक फायरवॉल का डिवाइस होगा, कुछ स्विच वगैरह होंगे जिसे नेटवर्किंग के थ्रू, मतलब जो भी हमारे डिवाइसेस को उसको कनेक्ट करते हैं। एक कैबिनेट होगा, उसके अंदर ये सब सर्वर्स लगे होंगे, उसके अंदर पूरा एसी रूम होगा, बिल्कुल ठंडा करके रखते हैं, और बहुत सारे आपको तार दिख जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो डेटा सेंटर के बारे में हम आगे देखेंगे। तो एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि आपको जितने भी सर्वर्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट सर्वर्स, ये सब आपके डेटा सेंटर के अंदर ही होते हैं। चाहे एक ऑफिस का छोटा डेटा सेंटर हो या कोई बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा डेटा सेंटर, या कहीं दूर भी क्यों ना हो, तो डेटा सेंटर ही होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा समझते हैं कि क्या है ये। तो डीएचसीपी क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है या एक सर्विस मान के चलो। ये क्या करता है, जैसे मैं सिस्टम में अपना लॉगिन करता हूँ या मैं चाहता हूँ मैं अपना सिस्टम ऑन किया, तो कंपनी के नेटवर्क में वो जुड़ जाता है। अब कैसे जुड़ता है, दो तरीके हैं। जो आईपी एड्रेस हम जो देते हैं सिस्टम में, एक या तो हम मैनुअल दें, उसको बताएं कि भाई हमारा जो गेटवे है, मतलब जो राउटर है जहाँ से हमें इंटरनेट मिलेगा या जो हम दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट होंगे, उसका जो गेटवे कहाँ पे है, तो वो ये गेटवे है, ठीक है। और जो मुझे एक सीरीज़ का आईपी एड्रेस लेना है, ठीक है, कि 192.168.1.22 मान के चलो, तो ये मेरा आईपी है, मैंने वो ले लिया, तो उसको मैनुअल डालेंगे, ठीक है। अब मैनुअल हमने डाल दिया और वो आईपी एड्रेस आपको मिल गया और आप अपने सिस्टम और नेटवर्क से कनेक्ट हो गए ऑफिस में, मान के चलें, ठीक है। एक तो ये तरीका है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम, मान के चलो आपके पास 2000 से ज़्यादा सिस्टम है और ज़्यादा से और भी ज़्यादा सिस्टम है, तब नेटवर्क वाला बंदा क्या करेगा, हर सिस्टम पे जाएगा और सब पे मैनुअली कॉन्फ़िगर करेगा। इवन बहुत सारे पहले टाइम में बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, उस टाइम भी डीएचसीपी था। तो अब डीएचसीपी क्या चीज़ है, डीएचसीपी क्या करता है, आपको डायनेमिकली जो आपका जो होस्ट है उसको आईपी प्रोवाइड कराता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक हम डीएचसीपी सर्वर बना देंगे, उसमें हम डीएचसीपी का सॉफ्टवेयर डाल देंगे या रोल डाल देंगे, एप्लीकेशन डाल देंगे, ऐसा आप मान के चलो। वो क्या करेगा, वो जितने भी उसके नेटवर्क का जो है ना, एक उसमें पहले से बता देंगे कि ये हमारा नेटवर्क है और इतने इतने इसमें आईपीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, जब भी कोई सिस्टम नया सिस्टम जुड़ने आएगा नेटवर्क से, तो वो क्या करेगा, जो नया सिस्टम है वो क्या करेगा, उस नेटवर्क में जुड़ने के लिए खोजेगा कि मुझे कुछ आईपी दो। और यहाँ पे मैनुअल आईपी की बात नहीं हो रही, मैं यहाँ पे 2000-2500 सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो खोजेगा। तो जो आपका डीएचसीपी सर्वर है उसका ये जिम्मेदारी है कि वो उसको आईपी दे। तो डीएचसीपी में पहले से हम एक पूल बना के रखेंगे, या पूल कह लो तो एक आईपी के हम एक रेंज बना के रख देंगे कि ये आईपी जो है ये खाली है, ये भरा हुआ है। जो खाली आईपी है वो डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, उसको दे देगा और अपने आप ही उसमें उसका गेटवे, उसका डीएनएस वगैरह सब वो डाल देगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम धीरे धीरे नेटवर्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डीएचसीपी जो है ना, ये नेटवर्किंग का ही पार्ट है। लेकिन आप ये विंडोज़ में भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप इसको लाइनक्स में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इवन जो आपके जो छोटे घर के जो राउटर होते हैं ना, जो इंटरनेट वाला जो दे के जाता है बॉक्स, उसमें भी डीएचसीपी होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। जैसे ही आप अपने फर्स्ट टाइम, जैसे अगर कभी कभी भी आप अपने वाईफाई से कनेक्ट किए होंगे, है ना, तो आपने कभी तो मैनुअल आईपी दिया नहीं होगा, है ना। जैसे ही आपने पासवर्ड डाला वो अपने आप कनेक्ट हो गया। तो कैसे कनेक्ट हो गया, वो होता है डीएचसीपी से। तो डीएचसीपी का एक छोटा सा पार्ट आपके उस राउटर में भी होता है। तो यही टेक्नोलॉजी आप मान के चलो, एक बड़े कंपनी के हिसाब से हम देखते हैं। तो एक छोटा सा ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये मेरा क्लाइंट है, ये तीर इस तरफ दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डीएचसीपी को डिस्कवर कर रहा है। फिर सर्वर क्या कर रहा है, डीएचसीपी को ऑफर कर रहा है। फिर डीएचसीपी का रिक्वेस्ट ये कर रहा है, फिर इसको एक्नॉलेज कर रहा है, मतलब ये आईपी दे रहा है। एक ऐसे
एक छोटा सा इसका वो बनाया गया है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे सेम वही वर्क फ्लो है। ये जो क्लाइंट है मेरा क्या कर रहा है, डीएचसीपी डिस्कवर कर रहा है, आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट कर रहा है। डिस्कवर मतलब आईपी एड्रेस दे दो भाई मुझे, वो ये बोल रहा है। फिर ये क्या कह रहा है, डीएचसीपी ऑफर कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास आईपी एड्रेस का ये भाई खाली पड़ा हुआ है स्लॉट, आप ये ले लो, कोई भी इसमें से एक ले लो, या एक आईपी उसको दे देगा। फिर उसके बाद क्लाइंट क्या कह रहा है, डीएचसीपी रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस सेलेक्शन, वो आईपी एड्रेस का सेलेक्ट कर रहा है कि भाई मुझे कौन सा आईपी लेना है, हाँ ये आईपी लेना है। तो वो डीएचसीपी सर्वर को बता दिया कि भाई मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर डीएचसीपी सर्वर क्या कर रहा है, आईपी एड्रेस को एक्नॉलेज कर रहा है, हाँ भाई ये आईपी एड्रेस आप रख लो। तो एक सिंपल सा भाषा में बातचीत कर रहा है वो, मतलब टेक्नोलॉजी के ओवरव्यू में आप ऐसे देख लो। एक और छोटा सा और ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। ये तो सेकंड था, अब ये थर्ड हम देख लेते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये भी वही फ्लो है बट थोड़ा सा डिटेल में है। ये मेरा डीएचसीपी क्लाइंट है, ये मेरा डीएचसीपी सर्वर है। अभी क्या होगा, जैसे सिस्टम ऑन होता है तो कोई आईपी होता नहीं उसके अंदर, तो जैसे ही आपका सिस्टम ऑन होता है वो डीएचसीपी डिस्कवर करता है, कहता है मतलब कि मुझे नया आईपी दो। तो यूडीपी प्रोटोकॉल से वो देखिए डीएसटी लिखा हुआ है, आईपी सोर्स लिखा हुआ है, फिर ईटीएच एसआरसी होस्ट ए ईटीएच डीएसटी बीसी। तो ये कुछ अंदर की और डिटेल्स है, मतलब और ज़्यादा डिटेल्ड में है कि डीएचसीपी कैसे काम करता है। तो ये डीएचसीपी क्या है, ये डिस्कवर करेगा, इसको पास जाएगा, और डीएचसीपी क्या करेगा, जैसे इसको ये सब मिलेगा, यूडीपी मतलब ये प्रोटोकॉल बता रहा है, पोर्ट बता रहा है कि ये यूडीपी पोर्ट पे चलता है आपका। तो ये जैसे इससे रिक्वेस्ट करेगा, इसको ऑफर करेगा प्लीज़ यूज़ आईपी। अब आईपी कुछ भी हो सकता है जो उसके पास, अगर आप डीएचसीपी सर्वर में आप बता रखें कि भाई ये मेरे पास आईपी का रेंज है, तो उसी में से ही वही आईपी देगा, किसी को कोई और अपनी मर्जी से कोई आईपी नहीं दे सकता। आपको डीएचसीपी सर्वर में एक कन्फिग्रेशन करना होता है पूरा आईपी के रेंज का, ठीक है। तो आईपी रेंज वगैरह भी हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग में। तो वो क्या करता है, वो आपको आईपी जैसे डीएचटी होस्ट ए, न्यू आईपी, होस्ट बी, और होस्ट जैसे ये होस्ट ए है, होस्ट बी है। तो ये थोड़ा सा और डिटेल में है, ये ईटीएच सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है ना। तो ये इसको ऑफर करता है, अभी तक से आईपी एड्रेस उसमें असाइन नहीं किया है। फिर क्या करता है, यहाँ पे ये जो थर्ड वाला जो आपका है, यहाँ पे क्या करता है, डीएचसीपी रिक्वेस्ट आई विल यूज़ आईपी ए। यहाँ पे इसने ऑफर किया कि मेरे पास ये एक आईपी है, ए मतलब कोई भी आईपी होगा उसके अंदर, तो वो आईपी ये यहाँ पे गया, ये उसको फिर से इसको रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं यूज़ करूँगा ए वाले आईपी को, या जो आईपी है ना इसने जो ऑफ़र किया, इसको बोलेगा रिक्वेस्ट के लिए। उसके बाद ये फिर उसी तरीके से वापस जाएगा सर्वर के पास, फिर सर्वर क्या करेगा, उसको डीएचसीपी को एक्नॉलेज कर देगा। मतलब ये जो लास्ट जो आईपी का जो कंफर्मेशन होता है ना, आपको ये सर्वर ही देता है कि हाँ भाई ये आईपी आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये यूडीपी पोर्ट पे चलता है ये, और यहाँ पे डेस्टिनेशन करके यहाँ पे आपका जो आईपी एड्रेस है वो असाइन होता है। तो जैसे इसके यूसेज देख लेते हैं। पहला तो यही यूसेज होता है इसका कि बहुत सारे सिस्टम में अगर आपको ऑटोमेटिकली कोई आईपी आपको देना होगा, ठीक है, तो आपको मैनुअली देने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसके लिए डीएचसीपी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा ऑटोमेशन में देख लेते हैं। आप चाहते हैं कि कोई ऑटोमेशन का जैसे आप काम करते हैं, तो आप कई सारे सर्वर्स बनाते हैं, तो सर्वर्स पे भी आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो जाए, ये एक तरीका है। तीसरा जैसे हमारे घरों में होता है, जो राउटर्स वगैरह होते हैं, है ना, जो राउटर जितने भी होते हैं उस पे भी जैसे हम उस पर कनेक्ट होते हैं तो अपने आप आईपी आ जाए, तो राउटर के अंदर भी डीएचसीपी जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कॉन्फ़िगर पहले से करके देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता, वो बात अलग है, लेकिन वो करके देते हैं। उनको पता है कि जैसे वो पासवर्ड डालेगा तो डीएचसीपी के थ्रू वो लॉगिन, मतलब उनको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका वाईफाई भी चलता है। एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप मान के चलो कि आप कहीं एयरपोर्ट में हो, या आप कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ बहुत सारे आपके बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हैं या टीवीज़ लगे हैं बड़े वाले स्क्रीन के, ठीक है। जैसे एयरपोर्ट में मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा ये। तो वहाँ पे क्या होता है, जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, ये जो भी जो टीवी वगैरह होते हैं वो भी तो जुड़े हुए हैं। मान के चलकर वो स्मार्ट टीवी है ना। तो स्मार्ट टीवी जो होता है वो, या ऐसे कई सारे डिवाइसेस होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप वहाँ एक एक आपके जो स्क्रीन है उसके अंदर जाके आप सबको उस पर आप डाल नहीं सकते आईपी एड्रेस,
या ऐसे जो कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे अब मैं कंप्यूटर्स की बात कर लूँ तो जगह जगह एयरपोर्ट पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, दूर दूर में भी होते हैं, सबको नेटवर्किंग से जोड़ देते हैं और उसके बाद उसको डीएचसीपी से ही आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, क्योंकि मैनुअली करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा कुछ भी चीज़ करने में, तो उसको डीएचसीपी से किया जाता है। मोस्टली जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डीएचसीपी ही यूज़ करती हैं, जितने भी आईपी एड्रेस हैं उसको असाइन करने के लिए। तो अब डीएचसीपी के अंदर जब हम जाएंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आएगा कि एक्चुअल में काम क्या करता है। एक छोटा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि राउटर्स पे हमारे डीएचसीपी कैसे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको अपने राउटर का ओवरव्यू देता हूँ। तो जैसे मैंने अपने राउटर पे क्लिक किया, मतलब इसका जो एड्रेस है मैंने वो लिखा, तो उसका वेब पेज खुल गया। ये जैसे वेबसाइट खुलता है वैसे ही होता है, बस आप ये मान के चले कि राउटर के अंदर भी एक छोटा सा वेब सर्वर होता है, ऐसा मान के चले। तो उसके अंदर कुछ पेजेस होते हैं जो जिसमें मतलब उसको राउटर को मेंटेन करने के लिए कुछ इन्होंने इंटरफेस बना दिया होता है। ठीक है, छोटे से वेबसाइट ऐसा होता है, उसको बना देते हैं, ऐसे मान के चलो आप। तो उसके थ्रू आपको एक इंटरफेस मिलेगा। तो ये मेरा इंटरफेस है, इसमें काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं। तो अब ये जैसे जो आपके घर के जो राउटर्स होते हैं ना, इसमें ये क्या है ये, तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ का मिक्सचर है। जैसे सिंपल अब कह लें कि एक बड़ा कंपनी का फायरवॉल और उसके जो स्विचेस है, दोनों को अगर हम कॉम्पैक्ट कर दें किसी छोटे से घर के लिए, भाई बड़ा डिवाइस डेटा सेंटर में इसलिए रखा जाता है कि उसको बहुत सारे डिवाइसेस को क्या करने पड़ते हैं, सर्व करने पड़ते हैं, तो ज़्यादा लोड ना हो, सबको अच्छे से नेटवर्किंग मिले, इसलिए बड़ा डिवाइस की ज़रूरत है। लेकिन घर पे क्या है, 8 10 15 20 इतना ही ना, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो छोटे स्केल पे काम करने के लिए छोटे डिवाइस की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उन्होंने थोड़ा सा फायरवॉल का टुकड़ा उठाया और थोड़ा सा डीएचसीपी का, और भी बहुत सारे उठाए होंगे, और सबको मिला के एक छोटा सा राउटर बना दिया आपका, इसको हम राउटर कहते हैं। तो आप ये मान के चलो वो फायरवॉल और स्विच, या स्विच कह लो या हब कह लो, इसका एक छोटा सा मतलब कॉम्पैक्ट वर्जन है। इसमें मतलब जैसे आपके जो भी राउटर होते हैं ना, उसके अंदर थोड़े फायरवॉल के भी सिक्योरिटी के अंदर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे फायरवॉल भी होता है इसके अंदर, मैक फिल्टरिंग भी होता है, आईपी फिल्टरिंग भी होता है, यूआरएल फिल्टर भी होता है, पेरेंटल कंट्रोल भी होता है। तो ये सब थोड़े से जो गुण है ना, ये फायरवॉल के आ रहे हैं, इसके अंदर भी होते हैं। जैसे फायरवॉल जो होता है, ये जैसे सिक्योरिटी लेवल पे थ्रेट वगैरह को मतलब वो करने के लिए, किसी पोर्ट को क्लोज करने के लिए काम आता है। हमारे विंडोज़ में भी फायरवॉल होता है, लाइनक्स में भी होता है, ऐसे हमारे राउटर्स में भी होते हैं, और वहाँ पे हम ऐसे काम कर सकते हैं। मैक फिल्टरिंग, आप चाहते हो कि जो हार्डवेयर का जो एड्रेस होता है, जो भी नेटवर्क कार्ड होता है ना आपके, उसके अंदर उसका एक आईडी बोल लो, हर डिवाइस का कुछ ना कुछ आईडी होता है, उसको मैक मैक आईडी कहते हैं। ठीक है, तो जो मैक एड्रेस होता है ना, वो मतलब होता है कुछ उसके अंदर कोड होते हैं। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इस फॉर्मेट में होते हैं आपके मैक आईडी। ठीक है, तो ये 6 पेयर्स में होते हैं, टोटल 12 डिजिट्स होते हैं, और जो इसको कॉलन के थ्रू, इसको कॉलन के ये जो सेपरेटर होता है वो कॉलन में होता है ये। ठीक है, अब यही आपका मैक एड्रेस है। अगर मैं सीएमडी पे जाऊँ और मैं अगर आपको यहाँ दिखाना चाहूँ कि मेरे सिस्टम का क्या है मैक, तो आप मैक भी देख सकते हो। जैसे कोई वर्चुअल डिवाइस है उसका भी मैक एड्रेस होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो मेरा नेटवर्क का जो इथरनेट कार्ड है, जो कार्ड लगा है उसके अंदर, जिसके अंदर हम तार घुसाते हैं ना, तो उसका भी मैक एड्रेस है। तो ये मैक एड्रेस है, ये इसको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो ये फायरवॉल में क्या होता है, आप चाहते हो कि इसको ब्लॉक कर दूं, इस फिजिकल एड्रेस वाले जो नेटवर्क कार्ड है इसको ब्लॉक कर दूं। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा इथरनेट कार्ड होता है उसमें जो उसका मैक एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। मतलब दुनिया भर में जितने भी ऐसे कार्ड्स बनते हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस होता है, तो वो यूनिक होता है। तो जैसे कोई लैपटॉप है जिसमें ऐसा आपके पास मैक आईडी है, तो उसको आप ब्लॉक करना चाहते हो, आईपी से आप ब्लॉक करोगे, सिर्फ आईपी ब्लॉक होगा। अगर मैक एड्रेस को ब्लॉक करोगे तो वो जो डिवाइस है वो कहीं पे भी आपके नेटवर्क पे कनेक्ट कभी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैक का जो एड्रेस है वो भी जरूरी है। तो मैक फिल्टर भी कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये फायरवॉल की तरह काम करता है। हमारा टॉपिक ये था, हमें जाना था हमारे डीएचसीपी पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है ये मेरा डीएचसीपी का है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आईपी वर्जन एड्रेस, आईपी वर्जन 4 एड्रेस। तो ये मेरा राउटर का एड्रेस है, मैं मान लिया, यहाँ पे भी लिखा है। तो क्योंकि राउटर भी तो एक डिवाइस है ना, उसको भी तो नेटवर्किंग चाहिए होगा। तो ये 192.168.1.1 ये उसका सबनेट मास्क है कि इसी नेटवर्क पे
सबनेट पे रहे, ठीक है। सबनेट भी पढ़ेंगे हम आगे। अब यहाँ पे क्या किया गया, डीएचसीपी को इनेबल किया गया। मैं डिसेबल कर दूँ ना तो ये आईपी अब अपने आप दे नहीं पाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो छोटा सा जो मेरा राउटर है, बॉक्स है छोटा सा इंटरनेट वाला, उसमें भी डीएचसीपी होता है। तो एक छोटे से मतलब स्केल के लिए है ये। और यहाँ पे मैंने क्या कह रहा है, पूल बना दिया। पूल मतलब आईपी एड्रेस का रेंज। मैंने कहा क्योंकि 1 तो मैंने ले लिया ना, तो 2 से ही स्टार्ट होगा या 3 से या 5 से। आप चाहते हो कि इसको 100 से स्टार्ट करें या 200 से स्टार्ट करें, तो 200 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 200 से स्टार्ट करेंगे तो 254 तक ये चलेगा। मतलब मेरे पास 53 आईपीज़ बचेंगे। तो जब भी कोई मेरे नेटवर्क से कनेक्ट होगा उसको इसके अगले जो सेक्शन का जो आईपी एड्रेस है वही मिलेगा। तो इसको हम पूल कहते हैं एक्चुअली में। अब पूल के थ्रू ही हम मतलब बता देते हैं डीएचसीपी सर्वर को, भाई मैं जो आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ मेरे राउटर से वो इतने में देना चाहता हूँ, ठीक है। एक लीज भी होता है इसके अंदर। अब लीज क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मेरे घर के वाईफाई से जो भी कनेक्ट हो वो कुछ टाइम के लिए हो, मैं चाहता हूँ उसको सिर्फ 1 घंटा के लिए हो, फिर उसके बाद में उसको रिन्यू कर दे, फिर से कुछ दूसरा आईपी एड्रेस दे दे। तो ये ऑटोमेटिकली भी आप लीज, इसको कहते हैं लीज टाइम, डीएचसीपी का लीज टाइम। तो यहाँ पे कुछ टाइम दिया गया है, इतने मिनट जो है ना इसको दिया गया है, इतने बाद इसके बाद क्या करता है वो उसको चेंज करते रहता है। साथ में एक और भी चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि ये डीएचसीपी है और जो भी इसके अंदर जुड़ेंगे उसको आप उसका डीएनएस भी सेट करके दोगे। आप जैसे आपका जो कंपनी का एक स्पेसिफिक डीएनएस होगा, 1 सर्वर 2 सर्वर 3 सर्वर कितने भी सर्वर हो सकते हैं उसके अंदर, तो आप वो जो डीएनएस सर्वर है उसको भी आप असाइन करवा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं चाहूँ कि मेरे वाईफाई से जितने लोग कनेक्ट हो उसका जो डीएनएस सर्वर हो वो गूगल हो सकता है ये। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो सेकेंडरी हो वो क्लाउडफ्लेयर का हो। तो ये क्लाउडफ्लेयर का पब्लिक डीएनएस है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पब्लिक डीएनएस क्या करता है। अब जैसे अगर ये ना हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि जो भी आईएसपी हमारे होते हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास भी कोई ना कोई डीएनएस सर्वर तो होगा ना। तो वो आप जैसे उनके नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो उनके डीएनएस सर्वर को यूज़ करोगे, और वो जहाँ जहाँ रिजॉल्व करेगा उनके पास भी जैसे जो ऑथोरेटिव आपके डीएनएस रिजॉल्वर होते हैं वो भी होंगे कि गूगल को सर्च कर लो, इसको सर्च कर लो, उसको कर लो, है ना। तो उनके पास आप ये कह लो कि लिमिट होता है। अब जो पब्लिक जो होता है हमारा पब्लिक जो डीएनएस होता है वो अनलिमिटेड होता है, वो ऑलमोस्ट सब चीज़ को आपको एक्सप्लोर करने को देते हैं जो गूगल है। अब गूगल का डीएनएस यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा है, पहला चीज़ सबसे अच्छा ये होगा कि आपको स्पीड अच्छा मिलेगा आपके नेटवर्क का। तो अगर आपके राउटर में ऐसे कुछ सेटिंग्स हैं आपके पड़े हुए तो आप ज़रूर गूगल का डीएनएस यूज़ करें। और साथ में क्लाउडफ्लेयर भी ऐसे ही है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट समान है और एक तरह से काम करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो भी नए जो आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो रहे हैं आपके घर के नेटवर्क पे या वाईफाई पे, उनको ऐसे आप एड्रेस दे सकते हैं, आईपी बता सकते हैं, उनको रेंज दे सकते हैं और उसके हिसाब से ये डीएचसीपी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा कह लें एग्जांपल है हमारे पास जिसके थ्रू हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो डीएचसीपी पहले से जो सॉफ्टवेयर है वो बना बनाया आ रहा है ना, इसके अंदर डाल दिया उन लोगों ने, बस इंटरफेस दे दिया हमारे को कि इसको अभी मैनेज यहाँ से कर सकते हो। आप चाहो तो थोड़े मोड़े जो छोटे मोटे चेंजेस है वो कर सकते हो, फुल कंट्रोल नहीं है अभी हमारे पास। अब फुल कंट्रोल के लिए चाहे तो आप खुद का डीएनएस भी लगा सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम है विंडोज़ का सर्वर है या हमारा उबंटू का सर्वर है बिल्कुल हमारे राउटर की तरह काम करे? हाँ, वो भी पॉसिबल है। आप चाहो तो अपने उबंटू सर्वर को एज अ राउटर भी यूज़ कर सकते हो, उसको फायरवॉल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इवन उससे अगर आप उसको रिप्लेस करते हो अपने राउटर से तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक बहुत अच्छा और बढ़िया नॉलेज चाहिए नेटवर्किंग का। तो हम इसका आगे हम नेटवर्किंग में पढ़ेंगे। जो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा वो नेटवर्किंग पे ही आएगा। तो ये हो गया डीएचसीपी, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे विंडोज़ की तरफ। विंडोज़ सर्वर 2019 जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, इसमें हमने डीएनएस डाला था। अब हम क्या करेंगे ना, इस पर डीएचसीपी भी डालेंगे। तो जैसे डीएचसीपी का आप एक छोटा सा ओवरव्यू ले चुके हो आप, राउटर पे कैसे चलता है। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बूट पी पे काम करता है ये। और इसके जो अगर मुझे इस पर डीएचसीपी इंस्टॉल करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डीएनएस इंस्टॉल हो गया हमारे पास।
तो ऐसे ही मैं मैनेज पे जाऊँगा, ऐड रोल एंड फीचर्स, ये मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। रोल बेस्ड, फीचर बेस्ड, जो आरडीएस सर्विसेज होते हैं उसके लिए ये यूज़ करना पड़ता है, तो हमेशा आपको यही यूज़ करना है। ये मेरा सिस्टम आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे खोजना पड़ेगा डीएचसीपी, तो डीएनएस के ऊपर ही आपको डीएचसीपी भी मिल जाएगा। ये कुछ रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के टूल को इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है, बिल्कुल मैं इंक्लूड करूँगा। ऐड फीचर्स, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आप चाहे तो कुछ और देख सकते हो, बट इसमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। और ये रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ़ रिक्वायर्ड, तो अपने आप इसको रीस्टार्ट भी करने को ये बोल रहा है। फिलहाल मैं नहीं करूँगा, बाद में करूँगा इसको। तो विंडोज़ सर्वर में एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी आप इंस्टॉल करो आपको एक बार रीस्टार्ट करना ज़रूरी है, तब वो चलेगा। जबकि लिनक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल अभी ये इंस्टॉलेशन हो रहा है ये, और उसके बाद इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा और इसको मैं एक बार रीस्टार्ट कर दूँगा। तो रीस्टार्ट करते ही मेरा ये जो डीएचसीपी सर्वर है ये तैयार हो जाएगा। अब हम एक छोटा सा बात कर लें कि डीएचसीपी सर्वर विंडोज़ वगैरह में या फिर विंडोज़ में ज़्यादा अच्छा है कि लिनक्स में अच्छा है। तो जितने भी हमारे राउटर्स वगैरह होते हैं ना, या जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस होते हैं, वो लिनक्स बेस्ड ही डीएचसीपी यूज़ करते हैं मोस्टली। विंडोज़ बेस्ड कोई नहीं करता। विंडोज़ बेस्ड आपको सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही मिलेगा, या जो विंडोज़ बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जो कंपनियाँ, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मोस्टली मतलब यही विंडोज़ ही चलता है हर जगह, कंपनी के लिए आप कह लें। बाकी जो छोटे डिवाइसेस के लिए, क्योंकि उनको बहुत हल्के या छोटे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं ना, तो इसलिए वो लिनक्स बेस्ड ही यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जितने हमारे राउटर है ना, आप ऐसे मान के चल के वो लिनक्स बेस्ड ही है। तो ये बोल रहा है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन सक्सीड ऑन, ये मेरा सिस्टम का नाम बता रहा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। एक बार इसको रीस्टार्ट करेंगे हम अपने सर्वर को। रीस्टार्ट करने से क्या होगा, ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं, ये रीस्टार्ट होगा। जो सबसे बड़ा काम जो है डीएचसीपी का, जैसे कि आप चाहते हो कि आप चाहते हो कि रिमोटली बहुत सारे सिस्टम में आप विंडोज़ या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो एक साथ, तो ये उसके भी काम आता है। जैसे एक टूल होता है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट में एक टूल होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करके, तो उसको मतलब माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कहते हैं। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या करता है, जैसे ही डीएचसीपी यूज़ करके नेटवर्क से बूट करा के, मतलब जैसे आपका सिस्टम बिल्कुल खाली है, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हार्ड डिस्क है। जैसे उसको स्टार्ट करोगे ना, तो एक कॉन्फ़िगरेशन आता है नेटवर्क में, मतलब आप बायोस में जाओगे, फिर वहाँ पे डीएचसीपी से आईपी ले लोगे, है ना, या नेटवर्क से बूट कराओगे, तो क्या करेगा, अपने आप ही डीएचसीपी से आईपी ले लेगा, और एक छोटा सा बूट का फाइल जो है ना, वो उसमें नेटवर्क के थ्रू उसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक प्राइवेट नेटवर्क है, आपका कंपनी है, उसमें कैसे काम होता है, मैं एक ये बता रहा था। तो उसमें क्या होगा, जैसे उसको नेटवर्क से आप बूट कराओगे, एक छोटा सा फाइल उठा लेगा और उससे वो बूट हो जाएगा, और उसके बाद वो आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो टूल है, जिसको SCCM भी कहते हैं, है ना, तो वहाँ से वो एक विंडोज़ का इमेज पहले से बना के रखा होगा जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो, और वो इमेज को उठा के वहीं से आपको फॉर्मेट करके, या जो भी इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह करना है, वो भी ऑटोमेटेड तरीके से, वो पहले से वो इमेज के अंदर लिखे होते हैं कि इतना हार्ड डिस्क बनाना है, इतना ये बनाना है, वो अपने आप ही उसको फॉर्मेट करके आपको एक पूरा बना बनाया सिस्टम कर देगा। मतलब जैसे आप सिस्टम को नेटवर्क पर डालते हो, अपने आप ही फॉर्मेट हो जाएगा, अपने आप ही वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और आपको एक यूजेबल सिस्टम मिल जाएगा। आपका सिस्टम बिल्कुल खाली है तो ये भी तरीका है रैपिडली सिस्टम को, मतलब सिस्टम बनाने के लिए। जैसे कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है, 14 एम्प्लॉय एक साथ आ गए, या 50 एम्प्लॉय एक साथ आ गए, उनके लिए आपको 50 सिस्टम बनाने हैं, तो आप कैसे बनाओगे, ये तरीका है। नेटवर्क पे आप लगा दो तार और उसको बूट करा दो, तो अपने आप ही वो फॉर्मेट करके सब चीज़ करके, जैसा आप चाहो, जिस तरीके का उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो, आप पहले से करके रख दो इमेज में, विंडोज़ की इमेज में, और वो अपने आप ही इसको इंस्टॉल कर देगा। तो इस लेवल तक डीएचसीपी यूज़ होता है। इसके ऊपर भी और बहुत सारे टूल है, जैसे मैं SCCM की मैंने बात करी, ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का। ऐसे लिनक्स के भी हैं, आपके कई सारे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होते हैं, जैसे सेफ है, आपका एनसाइबल है, और भी ऐसे बहुत सारे टूल हैं जो इस तरह के काम करते हैं, और उसको आप ऑटोमेट पूरी तरह से कर सकते हो। इवन अब जो सेफ है, एनसाइबल, ये ऑटोमेशन टूल है या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, तो ये भी ना
लाइनक्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब वहाँ पे भी आप काफ़ी सारा ऑटोमेशन का काम कर सकते हो। ऑटोमेशन यहाँ पे ही नहीं, आपके एंड यूज़र के सिस्टम में विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 डालने के लिए ही नहीं, आपके बहुत सारे सर्वर हैं। मान के चलो आपका बड़ा होस्टिंग कंपनी में आप काम करते हो, वहाँ पे 2000 2500 सर्वर है, तो वहाँ पे भी तो इसी तरीके से काम करना होगा ना। हाँ, बस ये है कि डेस्कटॉप पे ना करके आपको सर्वर बनाने पड़ेंगे, एक बार में 30 सर्वर, एक बार में 40 सर्वर या 10 सर्वर भी बनाने पड़ जाएंगे। तो आप इस तरीके से उसको ऑटोमेट करके कर सकते हो, ना कि विंडोज़ में आपको विंडोज़ के ही 10 सर्वर नहीं बनाने, आपको लाइनक्स के मान के चलो सर्वर बनाने हैं, तो एक साथ आप ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हमारा DHCP हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी वो जितने भी सर्विसेज डले हैं ना, वो उसके बाद स्कैन करेगा ये, और यहाँ पे वो लिस्ट कर देगा। अभी कुछ कोई लिस्ट नहीं हुआ, अभी DNS DHCP आएगा। तो देखिए DHCP यहाँ पे आ गया। दो तरीके से इसको करने के, लेकिन हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये भी विंडोज़ वाले ने जोड़ा है, तो कुछ काम के लिए जोड़ा है, काफ़ी दिनों से है ये। तो यहाँ पे कुछ एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है नोटिफिकेशन। अब ये क्या बता रहा है, ये देखिए, पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जैसे मैंने DHCP इंस्टॉल किया तो बोल रहा है कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन अभी भी बाकी है जो आपको करना है, तो इसलिए ये दिखा रहा है। एक ये तरीका है। दूसरा, आप यहाँ पे टूल्स पे जाके भी आप DHCP को क्लिक करके कर सकते हो। एक और तरीका, अगर आपको यहीं से करना है तो आप पहले क्या करो, DHCP पे क्लिक करो, और वो जो एरर दिखा रहा था ये जो पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये मोर पे क्लिक करते हैं। ये क्या कह रहा है, लॉन्च DHCP पोस्ट इंस्टॉल विजार्ड, या यहाँ पे ही बोल रहा है कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो अब चाहे वहाँ से क्लिक करो या यहाँ से करो, एक मतलब है। तो अब ये क्या कह रहा है, द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी परफॉर्म टू कंप्लीट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द DHCP सर्वर ऑन द टारगेट कंप्यूटर। ठीक है, क्रिएट द फॉलोइंग सिक्योरिटी ग्रुप्स फॉर डेलीगेशन ऑफ DHCP सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा DHCP एडमिनिस्ट्रेटर नाम का बनाओ ग्रुप बोल रहा है, DHCP यूज़र्स के नाम से बनाओ बोल रहा है। ठीक है, तो ये अभी क्या कह रहा है, ये अपने आप ही बना देगा बोल रहा है ये। तो मैं कमिट करूँगा तो ये अपने आप बना ही देगा। देखिए क्रिएटिंग क्या कर रहा है ये, सिक्योरिटी ग्रुप्स डन, प्लीज़ रीस्टार्ट द DHCP सर्वर सर्विस ऑन द टारगेट कंप्यूटर फॉर द सिक्योरिटी ग्रुप्स टू बी इफेक्टिव। तो ये 2 ग्रुप बनाने के लिए भी इसको रीस्टार्ट करने पड़ रहे हैं। अब मैं अगर कोशिश करूँ मैं आपको दिखा पाऊँ कि इसने क्या चेंजेस किया है, तो कुछ थोड़ा समझ आए। यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको देखने की। मैं ग्रुप पे गया, बोला ना उसने ग्रुप बनाने के लिए, तो क्या उसने ग्रुप बनाया, अभी यहाँ पे देखो ग्रुप, ये देखिए आपको दिख जाएगा। तो अभी इसने क्या किया, ये ग्रुप बनाया। अब ग्रुप क्यों बनाया, अब इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ग्रुप इसलिए बनाया कि 2 ग्रुप बना देगा तो इसको एक स्पेसिफिक परमिशन मिल जाएगा। अगर इसके अंदर में जो यूज़र है वो क्या कर पाएगा, DHCP को एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा, उसके अंदर जो सेटिंग्स वगैरह छेड़ना है ना, वो यही वाला बंदा कर पाएगा। और जो आपके यूज़र्स हैं, जो क्लाइंट है, वो इसके अंदर ही आएंगे। मतलब जो भी सिस्टम्स आएगा ना, और जो उसका यूज़र होगा वो इसके अंदर आएगा। तो ये इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो मतलब ग्रुप्स इतने काम की चीज़ें हैं। ये आगे हम विंडोज़ का जब एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब काम की चीज़ें हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि धीरे धीरे हम इसको समझते जा रहे हैं कि कैसे ये विंडोज़ काम करता है। और ऐसे ही मतलब मोस्ट अलाइक मतलब लाइनक्स भी है, बस उसमें ग्राफिकल नहीं है। ग्राफिकल टूल के बारे में देखेंगे, एक टूल आता है, एक नहीं कई सारे टूल आते हैं, फ्री टूल्स भी आते हैं, तो आप उसको भी हम एज अ ग्राफिकल यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, DHCP को रीस्टार्ट कर दो बोल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, मैं सर्विसेज देखूँगा। तो सर्विसेज को मुझे क्विकली खोलना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं ऐसे करता हूँ हमेशा, जैसे कोई भी जो एक्सपीरियंस है वो क्या करेगा, विंडोज़ R दबाएगा, डायरेक्ट लिखेगा services.msc, ये देखिए। तो ये क्विकली खोलने का तरीका है। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा DHCP, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ DHCP क्लाइंट, DHCP सर्वर। मैं क्या करूँगा, रीस्टार्ट कर दूँगा इसको। तो रीस्टार्ट करने से क्या होगा, वो ग्रुप का जो बनाया था उसने वो इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब हर चीज़ को इसमें रीस्टार्ट करना जरूरी है। तो ठीक है, मैंने रीस्टार्ट कर दिया है। क्लाइंट वाला है, इसको भी देखते हैं, कोशिश करते हैं रीस्टार्ट करने की। ज़रूरत नहीं है लेकिन कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि जैसे कभी भी ऐसा आता है कि DHCP क्लाइंट को अगर रीस्टार्ट करते हैं तो क्या करेगा वो, ये जो सर्विसेज है ना, ये भी इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब इसमें भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने कर दिया।
अब ये एरर दिखा रहा है, ये क्या कह रहा है, आपको एक्सेस ही नहीं है। थोड़ा प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो और कुछ समझते हैं कि कौन सा यूज़र है। तो ये मैं तो नहीं हूँ ना लोकल सर्विस क्या है, सिस्टम का यूज़र है। तो जब रीस्टार्ट करूँगा तो इस जो सर्विस है इसका ना तो पासवर्ड है ना कुछ है, बस ये है कि कुछ सर्विसेज को चलाने के काम आता है ये यूज़र, इसलिए ऐसा कर रखा है। तो एडमिन भी इसको रीस्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। या तो मैं इसको चेंज कर दूँ, लोकल सिस्टम बना दूँ तो अपने यूज़र से करूँ। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि कभी भी सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो मुझे लॉगिन करना ही पड़ेगा। जब मैं लॉगिन करूँगा तभी ये स्टार्ट होगा सर्विस। तो इसलिए क्या करते हैं ना विंडोज़ वाले, एक अकाउंट बना देते हैं और चाहे आप उस पर लॉगिन हो कि ना हो, सिस्टम अगर चल रहा है ना तो इससे वो बैकएंड में ही वो लॉगिन करके उस सर्विस को चला देते हैं। तो ये एक तरीका है। फिलहाल तो हमारा सब चीज़ चल रहा है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम रीस्टार्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा DHCP जो है वो चल गया। अब एक बार मैं टूल पे जाता हूँ, टूल पे DHCP जाके देखता हूँ इसके अंदर और है क्या चीज़। अब जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के आपके जो भी टूल्स वगैरह होंगे ना वो MMC पे ही खुलेंगे। हम इसको MMC कहते हैं। MMC क्या होता है, ऐसे लेफ्ट साइड में ना आपको फैमिली टाइप का जो फैमिली ट्री टाइप का होता है ऐसे दिखते जाएगा। इसको आप माइनस करते जाओगे ना, ये देखो जैसे खुलते जाएगा इसके अंदर के ऑप्शंस। ऐसे एक्टिव डायरेक्टरी में भी होता है, तो इसको MMC कहते हैं। इस पर आपको कुछ और अगर आप डालना है, जैसे हम MMC में आता हूँ, क्या होता है MMC में अगर टाइप करता हूँ तो ये बिल्कुल खाली होता है, ऐसे विंडो खाली होता है। अब इससे मुझे कुछ टूल डालने हैं, आपके पसंद के जो टूल है, जैसा आपको काम है, आप चाहते हो कि जितने भी टूल हैं वो एक जगह पे हो जाए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ऐड रिमूव स्नैप इन। जैसे मान के चलो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा कंप्यूटर अकाउंट से। मैं चाहता हूँ DNS भी मुझे चाहिए तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। DHCP भी चाहिए, मैंने ऐड कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखें ये, तो ये आपका एक नया MMC खुल गया। इस पे आपके पसंद के टूल्स हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, सेव एज कर दूंगा। सेव एज कहीं करके मैं कहीं पर इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, मैं लिख दूंगा एडमिन टूल या मैनेजमेंट टूल, ऐसे लिख दूंगा, अपना नाम दे दूंगा, कोई भी मुझे याद रहेगा। तो मैं इसको सेव कर दिया। अब जैसे मैं अभी यहाँ पे मुझे खोलना पड़ा इसको, तो वैसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्लोज करके मैं डायरेक्ट यहाँ से भी खोल सकता हूँ। मतलब एक क्लिक से आप अपने पसंद के टूल्स को खोल सकते हो। तो मुझे DHCP पे काम करना था, मैंने इसको, ये देखिए इस तरीके से मैं खोल सकता हूँ। तो ये जल्दी जल्दी काम करने के तरीके हैं, अपने तरीके से, मतलब आप कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कौन कौन से टूल चाहिए ये भी चाहिए होता है, ठीक है। आगे ये क्या बोल रहा है ये हमें समझना पड़ेगा, इसके आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, जैसे राउटर पे की स्कोप बना था, आपको याद होगा। राउटर पे क्या हुआ था ना, एक स्कोप था हमारे पास। स्कोप मतलब वही IP का रेंज, तो IP का रेंज भी डालना पड़ेगा ना यहाँ पे कि मेरे पास ये IPs है, आप ये यूज़ कर लो। तो मैं जैसे लिख देता हूँ कि यूज़र IP, या इसको थोड़ा यूज़र IP रेंज, इसको पूल भी कहते हैं, ठीक है, ये स्कोप भी कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। स्टार्ट IP आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था 192.168, वहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा था, ऐसे कुछ था, वहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा था, ये 2 से स्टार्ट हो रहा था। एंड IP 192.168.1.254, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा था जो मेरा राउटर था उस पर। मैं इसको क्या करता हूँ, आप 2 से मत लो, आप इसको लो 200 से, ठीक है। और 200 से कितने तक लो, 210 तक लो। तो इसमें कितने IP आपके बच जाएंगे, मतलब 200 नंबर का IP लेगा, फिर 210 तक लेगा, तो 11, तो 11 IP ये दे सकता है। हालांकि ऐसे होता नहीं, आप बड़े कंपनी में बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं अपने छोटे से इलस्ट्रेशन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि कैसे ये होगा। आप एक्सक्लूज़न भी आप डाल सकते हैं, आप चाहते हैं, जैसे मान के चले आपका नेटवर्क है, उसमें कुछ 2-3 डिवाइसेस ऐसे हैं जिसको आप नहीं छेड़ना चाहते, या आप चाहते हैं कि उसको एक परमानेंट IP मिले, उसको कोई छेड़ ना सके। जैसे प्रिंटर है, मान के चलो प्रिंटर का है 192.168.1.5, और भी कई सारे हैं। तो आप एक रेंज को भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो कि इसको DHCP ऑफर ना मिले, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। आगे क्या बोल रहा है, ये कितने दिन में रिलीज़, अब वहाँ पे हमने लीज़ देखा था, ये 8 दिन में बोल रहा है। मैं इसको बोलता हूँ कि इसको आप ऐसे करो, इसको 12 घंटे में इसको आप लीज़ को चेंज कर दो, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। येस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दीज ऑप्शंस नाउ, ये क्या चीज़ है, ये कह रहा है यू हैव टू कॉन्फ़िगर द मोस्ट कॉमन DHCP ऑप्शंस बिफोर क्लाइंट्स कैन यूज़ अ स्कोप। व्हेन क्लाइंट्स ऑब्टेन एन
address, they are given DHCP options such as the IP address of routers, default gateways, DNS। तो ये बोल रहा है कि ये सब जो चीज़ें हैं इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मीन्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया। टू ऐड एन IP एड्रेस फॉर अ राउटर यूज बाय क्लाइंट्स एंटर द एड्रेस बिलो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, राउटर का IP एड्रेस क्या होगा, मतलब गेटवे 192.8.1.1। ठीक है, ये मैंने कर दिया ऐड। तो ये मेरा राउटर या गेटवे का एड्रेस है। नेक्स्ट पे क्या क्या बोल रहा है, कोई डोमेन वगैरह नाम इस पर आप डालना चाहते हैं। जैसे मेरा था ना, कोई जैसा एक्टिव डायरेक्टरी होता तो डोमेन नेम या कोई DNS नेम अगर इंटरनली आपको रिजॉल्व कराना है तो उसके लिए बोल रहा है, सर्वर का नाम बोल रहा है, IP एड्रेस बोल रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या किया ना इसने, जो मेरा जो लाइनक्स का जो DNS था 1.20, क्योंकि अभी मैंने उसका IP चेंज नहीं किया ना, ये देखिए ये मैंने IP चेंज कहाँ किया है, तो ये वही ले रहा है, तो ये वही समझ रहा है। तो चलो वैसे ही कुछ डाल देते हैं, prem.local। ऐसे डालने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो अगर अगर आपका DNS यूज़ नहीं करना चाहते तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, बाकी इस तरह से चलेगा। और ये क्या कह रहा है, विन सर्वर मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। डू यू वांट टू एक्टिवेट द स्कोप, अब इस जो स्कोप मैंने डाला इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। ठीक है, कर देते हैं एक बार। कुछ एरर आएगा तो देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वर के ऑप्शंस कुछ आ गए मेरे पास, यहाँ पे पॉलिसीज़ कुछ आ गए, फिल्टर्स आ गए, अलाउ डिनाई आ गया। तो इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये मेरा जो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब इसको एक प्रॉब्लम आ गई, इसको टेस्ट कैसे करें। ये तो मेरा विंडोज़ सर्वर है, मैंने मान लिया। मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक बार टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे कर सकते हैं, मान के चलो मेरे पास एक और सिस्टम है मेरे नेटवर्क पे। मैं कोशिश करता हूँ एक और खाली मशीन बनाने की। जैसे मैंने बना दिया कि DHCP क्लाइंट, ऐसा कुछ है। इसका मैं कुछ वगैरह नहीं देता, इसमें मैं कुछ भी अपना देना नहीं चाहता। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि इसको मान के चलो बंटू का है। ठीक है, कोई ISO इमेज नहीं है। नेक्स्ट, इसको 2 GB रैम, एक CPU दे दिया मैंने। हार्ड डिस्क बनाने को बोल रहा है, ठीक है बना देंगे। फिनिश, ये मैंने कर दिया। एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं इस मशीन को। मशीन मेरा स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, ये मशीन आ गया मेरा। ये बोल रहा है कुछ बूट वगैरह का कुछ बताओ बोल रहा है, मैं ISO तो मैंने डाला ही नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसको एक बार रीस्टार्ट करके कोशिश करूँगा कि भाई तो एक बार रीस्टार्ट हो जा। ये रीस्टार्ट हो गया। यहाँ पे रीसेट करके मैं क्या करूँगा, F2 दबाऊँगा। ये क्या कह रहा है, फैटल कीबोर्ड एरर। कोशिश करते हैं इसको। कोशिश करते हैं इसको रीस्टार्ट करने की। रिसेट और रिसेट, आई थिंक F12, आई थिंक F2 होता है ये। तो अभी क्योंकि इसमें अभी मेरा माउंटेबल अभी कुछ है नहीं, मतलब ISO वगैरह मैंने दिया नहीं ना इसमें, तो इसलिए बार बार ये हार्ड डिस्क, मतलब इसको कोई बूटेबल डिवाइस मिल नहीं रहा ना, इसलिए ऐसा एरर दे रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। मैं मुझे बस ये करना है कि मैं चाहता हूँ इसको बूट मोड में, मतलब जो बायोस है वो मैं खोलना चाहता हूँ। मेरा पर्पज़ अभी यहाँ पे ये है। रीसेट किया, एक्चुअल में जो आ रहा है ना इसकी वजह से दिक्कत कर रहा है ये। मैं इसको बूटेबल मोड में, मुझे बस बायोस खोलना है इसका, बस मेरा ये पर्पज़ है। एक बार कोशिश करता हूँ इसका बायोस खोलने की। यहाँ पे क्या है ना, मुझे कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये वर्चुअल मशीन मान के चलो फिजिकल मशीन भी है ना, तब भी से आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको DHCP IP के लिए क्या करना होगा, आपको इसको नेटवर्क से बूट कराना पड़ेगा। तो उसके तरीके भी हैं। जैसे सबसे पहला तो ये है, मैं इसके सेटिंग्स में जाऊँ, एक बार चेक कर लूँ ये नेटवर्क इसमें है कि नहीं है। सिस्टम के अंदर जाऊँगा, ये देखिए नेटवर्क इसके अंदर गायब है। तो अब मैं नेटवर्क कर दिया, ये फ्लॉपी जो है इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। स्टार्ट चेंजेस क्लोज कर दिया मैंने, पावर ऑफ कर दिया। ठीक है,
अब मैं अपने वर्चुअल बॉक्स पे जाऊंगा और जो मशीन की जो सेटिंग है ना, बस मशीन की सेटिंग मुझे छेड़नी है। तो यहाँ पे सिस्टम है, फ्लॉपी मुझे चाहिए नहीं था, इसको मैं हटा दिया। नेटवर्क से मुझे बूट कराना है, ऑप्टिकल ड्राइव इसके अंदर है ही नहीं, हार्ड डिस्क है और नेटवर्क है बस। इससे मैं चाहता हूँ कि अब बूट करके देखें, कोशिश करते हैं इसको स्टार्ट करने की। अभी क्या कहता है, तो ये कुछ स्टार्ट बोल रहा है, F12 टू सेलेक्ट। ये देखिए कुछ हो रहा है इसको। अब ये देखिए क्या कह रहा है ये। तो अब नेटवर्क से ये एक्चुअल में आईपी लेगा। ये एक्चुअल में क्या है ना, ये नेटवर्क से आईपी लेगा। ये एक एग्जांपल है, ये आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि नेटवर्क से कैसे चलता है। जैसे नेटवर्क से आप बूट कराते हैं ना, तो एक IPXC नाम का ये चलता है। ये क्या करता है, जैसे अब ये डिफ़ॉल्ट है फ़िलहाल, ये क्या है ना, ये वर्चुअल बॉक्स का डिफ़ॉल्ट है, मेरा वाला यूज़ नहीं हो रहा है। इसके आईपी वगैरह आप देखो, ये कुछ और ले रहा है ये, ठीक है। तो DHCP क्लाइंट डॉट PXC ये कुछ है, TFTP से कुछ ये इस नाम का कुछ उठा रहा है ना। TFTP मतलब FTP कुछ है, मतलब नेटवर्क से। तो वो वहाँ पे कुछ फाइल डायरेक्टरी इसको मिला नहीं बोल रहा है। तो ये आप ये समझे कि ऐसे ही आप बूट भी कराते हैं, आप विंडोज़ को जैसे बूट कराते हो, तो यहाँ पे जो ये आईपी एड्रेस होगा ना, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल SCCM का होगा, या आपका एनसाइबल का होगा, या आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो टूल है ना, जो सर्विसेज वगैरह है, अगर आप थर्ड पार्टी यूज़ करते हो, क्लाउड बेस्ड यूज़ करते हो, तो वो सब यहाँ पे ही उसके कॉन्फ़िगरेशन होंगे, आपको चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसको अब मुझे ठीक करना है, तो एक बार और कॉन्फ़िगरेशन मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं सेटिंग्स पे गया, यहाँ पे मैंने जो नेटवर्क है ना, वो मैंने क्या किया था, नेट लिया था। तो मेरे राउटर के नेटवर्क पे तो नहीं था ना, तो ब्रिज मोड करना पड़ेगा इसको। ब्रिज मोड मैंने किया तो मेरे राउटर के उस पे आ गया। मैं चाहता हूँ एक बार इसको रीस्टार्ट करके देखें। तो एक बार इसको मैं रीस्टार्ट करके देखता हूँ ये क्या कहता है। कंट्रोल डिलीट से होगा, नहीं हो रहा। मशीन से इसको करता हूँ रीसेट, ये रीसेट हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, ये फिर उस पर ही चला गया, IPXC पे चला गया ये, नेट ज़ीरो के। ये देखिए नेट ज़ीरो, अब ये कुछ दूसरा IP ले रहा है, ये यहीं से उठा रहा है, नो मोर नेटवर्क डिवाइसेस बोल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और कन्फिगर करने की कोशिश करेंगे। बस मेरा मकसद ये था कि ये जो है मेरा, ये जो मशीन है, ये इस DHCP से IP ले, भले वो बूट ना करे, वो बात अलग है, बूट का तो बाद में देख लेंगे। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि नेटवर्किंग से बूट करा के ये IP ले ले। ऐसा हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पे जैसे बूट होता है ना, तो ये इसको IP दे देता है। तो ये इस तरीके का काम करता है ये। मैं इसको बूट का देखता हूँ, जो IP एड्रेस है वो। ये मैं अपने सिस्टम को एक बार फिर से रीस्टार्ट करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये IPXC जो यहाँ पे है, ये DNS TFTP PXC ऐसे कुछ लिखा है, IPXC.org। तो ये क्या करता है ना, आपको एक बूट का फर्मवेयर देता है। तो जैसे आप लाइनक्स का आप चाहते हो इस पर लाइनक्स में नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल करें, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ऐसे कुछ बूट का फर्मवेयर आपके पास रखना होगा, उससे आपको बूट कराना होगा, ठीक है। तो वो नेटवर्किंग से बूट हो जाएगा। उसके बाद वो जो आगे का जो इमेज है, उसको नेट के थ्रू या जैसे भी, जैसे IP एड्रेस मिल गया भाई, अभी तो आपका हार्ड डिस्क भी नहीं है ना, इसमें हार्ड डिस्क में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो अब ऐसी स्थिति में कैसे बूट कराएंगे, तो एक और तरीके, जैसे कैसे हम फॉर्मेट करते हैं सिस्टम को, पेन ड्राइव डाल देते हैं, CD डालते हैं, एक दो चीज़ हमें पता था। अब नेटवर्क से भी कर सकते हैं ऐसा, और ये चीज़ और ज़्यादा एडवांस हो जाता है जब आपको 2000-4000 सिस्टम में एक साथ ही करना पड़ता है। तो ये वही काम का चीज़ है कि एक छोटा सा फर्मवेयर आएगा जो बूट करा देगा उसको, नेटवर्क से जैसे बूट करा देगा तो उसको एक IP एड्रेस मिल जाएगा। IP एड्रेस मिलने का मतलब उसको नेटवर्किंग मिल गई, नेटवर्किंग मतलब इंटरनेट। अब इंटरनेट आपको मिल गया, मान के चलो इंटरनेट है जो आपका, उससे आप चाहते हो कि जैसे कि वो उबंटू का नेट इंस्टॉल भी होता है, तो नेट इंस्टॉल क्या करता है, जैसे आप उसे बूट करोगे ना, तो आपको नेटवर्किंग के थ्रू आपका पहले IP एड्रेस वगैरह दे देगा, और उबंटू के जो
साइट है वहाँ से पैकेज डाउनलोड करके आपके सिस्टम में डाल के फॉर्मेट वॉर्मेट करके आपको सिस्टम पूरा बना के दे देगा, तो उसको नेट इंस्टॉल कहते हैं। तो इसी तर्ज पे या इसी एग्जाम्पल पे बना हुआ है ये। मान के चलो उबंटू जैसे ऐसा कर सकता है, तो आपके कंपनी में भी तो ऐसा हो सकता है। तो वो जो टूल है वो SCCM है, मतलब विंडोज़ बेस में बता रहा हूँ, तो उस पर SCCM टूल होता है, उस पर भी सेम यही करते हैं। उसमें भी जिसमें IPXE चलता है, इसमें IPXE है, ठीक है। IPXE जो है ये एक फर्मवेयर देता है, ठीक है। मोस्टली लाइनक्स के लिए होता है, आप चाहो तो इसको विंडोज़ के लिए भी IPXE से विंडोज़ भी बूट करा सकते हो। तो वहाँ पे एक इमेज होगा, IPXE से जैसे आप चलाओगे तो वहाँ से वो इमेज उठाएगा, उसको यहाँ पे रन करने स्टार्ट कर देगा, मतलब डाउनलोड करेगा, क्योंकि नेटवर्किंग तो मिल गई। तो आपके SCCM सर्वर पे जो नेक्स्ट जो सीक्वेंस होगा, SCCM सर्वर से वो इमेज को पकड़ेगा और उसको यहाँ पे जैसे हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लोड होगा और वो बिल्कुल अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा एडवांस है, वो भी हम कर लेंगे। बाकी हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो नेट जो है ये कुछ दिया हुआ है, 82540 EM दिया हुआ है, ओपन बोल रहा है ये, ट्रांसफ़र रेट TXC RXC, लिंक स्टेटस डाउन बता रहा है अभी, और वेटिंग फॉर लिंक अप ऑन नेट 0 बोल रहा है, कन्फिगरिंग नेट 0800271F5 ऐसे कुछ बता रहा है ये। नेट 0 192.168.1. ये तो हमारा IP है, मतलब हमारे रेंज का है ना, गेटवे 192.168.1. अभी एक्चुअल में क्या हुआ ना, ये क्या गलती हो गई, मैं आपको बताता हूँ क्या गलती है। मेरा जो राउटर अभी इसी पे चल रहा है ना अभी भी, तो वो भी तो एक DHCP सर्वर चला रहा है, उसमें भी तो 192.168 वाला है। तो 14 नाम का ले लिया ना, इसको ये वाला लेना चाहिए था। तो अगर मेरे को वहाँ पे अगर राउटर में डिसेबल करता हूँ ना, तो यहाँ से उठा लेगा, जैसे यहाँ से उठाएगा तो यहाँ पे दिखाएगा। मैं कोशिश करूँगा ऐसा करने की। अब उससे कई सारे मेरे नेटवर्क के जो इंटरनल डिवाइस है वो अफेक्टेड हो जाएंगे। बट अगर जैसे अगर ये IP ले लेगा ना, तो यहाँ पे एड्रेस पूल या जो भी एड्रेसेस जो लीज़ वगैरह हैं वो दिखाने लग जाएगा। ये तो पूल है आपका जो बता रहा है, और ये एड्रेस का लीज़ है, ये रिजर्वेशन वगैरह है, पॉलिसीज़ है। तो जैसे वो लीज़ लेगा तो यहाँ पे वो दिखाने लग जाएगा। एक बार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि वहाँ से DHCP हटा दूँ और मैं यहाँ से DHCP उठा लूँ, ठीक है। कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने राउटर का जो DHCP है उसको बंद करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से कोशिश करूँगा। तो आप देखेंगे जैसे मैंने रीस्टार्ट किया इसको, ये अब काम करने लग गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लास्ट टाइम जो था वो मेरे राउटर से उठा रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी DHCP सर्वर चल रहा था, और यहाँ पे भी एक मैंने बना दिया उसी नेटवर्क पे, सेम नेटवर्क पे 2 DHCP सर्वर बना दिए, है ना। तो अब जो मेरे को IP एड्रेस जो मिला है वो पहला IP एड्रेस मिल गया, क्योंकि मैंने जो स्कोप दिया था वो 200 से दिया था। तो अब जो अगला IP एड्रेस जो आएगा हम वो भी करके देखेंगे, 2-3 बना के देखेंगे, तो इसमें क्या थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये 200 ले लिया। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पे शायद वो IP आ जाना चाहिए। ये देखिए आ गया। तो आप देखेंगे इस तरीके से ना ये हमारा DHCP काम करता है। अब इसने नेटवर्क यहाँ से ले लिया, अगर मान के जो सॉफ्टवेयर मिल जाता या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO मिल जाता तो पूरा इंस्टॉल भी हो जाता। तो ये काम कर रहा है। हमारा लीज़ का जो एक्सपायरेशन है 12 घंटे का था, तो अभी ये जो डेट है उसके हिसाब से 12 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ये यूनिक ID वगैरह है इसके, ठीक है। इसकी पॉलिसीज़ वगैरह भी हम पढ़ेंगे। एक बार मैं और कोशिश करूँगा कि एक मशीन में और बनाऊँ, उसको फिर से यहाँ पे करके देखूँ, क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं आ रहा मेरे सिस्टम पे, तो ये मैं फ़िलहाल कर सकता हूँ। तो मैं न्यू मशीन पे जाऊँगा। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, क्लाइंट 2 और ये DHCP ऐसे मैंने नाम दे दिया। ऐसे में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मैं चलो विंडोज़ कर लेते हैं। हमें कौन सा विंडोज़ डालना है अभी। नेक्स्ट कर लिया, ये अपने आप सब चीज़ ले लेगा, हार्ड डिस्क वगैरह ये फिनिश कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सेटिंग निकालना पड़ेगा। सेटिंग में वही नेटवर्क से बूट कराना है। तो वर्चुअल मशीन में ये होता है कि आपको थोड़ा सेट करना पड़ता है इसको कि नेटवर्क चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक्चुअली मैं नेटवर्क से अभी बूट नहीं करा रहा, नेटवर्क अभी ये चेक नहीं है। मैं देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। इन्हें एक और मशीन बना लेते हैं। इस बार मैक
पता नहीं मैक पे आएगा नहीं आएगा, वो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये हार्ड डिस्क फिनिश और इसकी सेटिंग्स छेड़नी है मुझे। मैं सेटिंग्स पे गया, सिस्टम के अंदर ये भी अभी नहीं दिखा रहा, इसको मुझे चेक करना है। एक्सपर्ट, तो एक बार मशीन को स्टार्ट करके देखते हैं। ये मेरा मशीन स्टार्ट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अब जो आईपी एड्रेस जो लेगा ये, वो 201 ले और 201 यहाँ पे दिखाए, या जो भी आईपी एड्रेस है वो यहीं से ले। ये फ़िलहाल बूट ही नहीं हो रहा, क्योंकि आई थिंक वो मैक मैंने डाला ना या विंडोज़ डाला है। ये अब आया है। ये बूट मैनेजर के लिए एंटर मारो बोल रहा है। बूट मैनेजर पे मैं गया हूँ, यहाँ पे ये देखो मेरे को सिर्फ हार्ड डिस्क दिखा रहा है। ये बूट पे सिर्फ हार्ड डिस्क दिखा रहा है, तो ये मैं कंटिन्यू कर दिया मैंने। यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने नेटवर्किंग यहाँ पे चुना ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ पूरा, देखता हूँ वहाँ से मैं कर पाता नहीं कर पाता। अब मैं आ गया सिस्टम पे और अभी भी ये नहीं दिखा रहा। आई थिंक ये हो सकता है कि इसमें कुछ ये सिक्योर बूट ईएफआई की वजह से ऐसा कुछ हो। ये देखिए, जैसे मैंने सिक्योर बूट और ईएफआई हटा दिया ना, तो ये ऑप्शंस आ गए। मुझे फ्लॉपी तो चाहिए नहीं था, तो मैंने हटा दिया, ये नेटवर्क से बूट करा दिया। और ऑप्टिकल भी नहीं चाहिए मुझे, मतलब सीडी तो है ही नहीं। ओके पे क्लिक कर दिया। कोशिश करता हूँ एक बार फिर से इसको स्टार्ट कर लूँ। ये देखिए, अब ये स्टार्ट हो गया मेरा। F12 टू सिलेक्ट द बूट डिवाइस। अब देखिए ये सेम मैसेज चलेगा। ये मेरा है, कॉन्फ़िगर कर रहा है इसको। और अभी भी वो अच्छा हाँ, अभी हमने एक और गलती कर दी है इसमें। यहाँ पे हमने नेटवर्किंग हमने चेंज ही नहीं करी इसकी। सेटिंग्स पे गया, नेटवर्किंग, यहाँ पे नेट है, मुझे ब्रिज मोड करना है इसको, ताकि वो मेरे नेटवर्क पे आके ही करे उसको। तो ये मैं मशीन को फिर से रीसेट करके देखता हूँ एक बार और। अब देखिए जो आईपी एड्रेसेस वगैरह है ना, अब इस मैक के लिए कॉन्फ़िगर कर रहा है ये। तो ये मेरा 202 लिया इस बार इसने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश करता हूँ, 202, अरे 201 202 तीनों आ गए हैं, मतलब 3 बार हो गया वो। तो इस तरीके से हम इस पे डीएचसीपी का लीज़ देते हैं। ये मोस्टली ये नेटवर्किंग के काम आता है। और नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है अगर आप नेटवर्किंग में हो तो। क्योंकि आपको डीएचसीपी मोस्टली क्या होता है ना, कि कई लोग अपने डिवाइसेस से ही देना चाहते हैं डीएचसीपी, नेटवर्क के डिवाइसेस से। तो जैसे आप नेटवर्किंग में हो, आप नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहते हो, तो उनके लिए ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपका जो डीएनएस है, डीएचसीपी है, ये वर्क करेगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये एड्रेस पूल तो मैंने बताया था आपको, और भी एड्रेस पूल वगैरह डाल सकते हैं। एड्रेस का लीज़ में आपको बताया था कि ये सब लीजेज है। रिजर्वेशन क्या है, न्यू रिजर्वेशन, ये क्या करता है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर अ रिजर्व क्लाइंट। जो क्लाइंट जिसको रिजर्व कराना है, जैसे मैं प्रिंटर है, प्रिंटर का मान के चलो आईपी एड्रेस जो है वो है 192.168.1.10, मान के चलो ऐसा है। मैं चाहता हूँ कि वो डीएचसीपी के स्कोप में ना आए, क्योंकि अगर वो बार बार आईपी चेंज होते रहेगा, और जिन जिन सिस्टम में मैंने नेटवर्क पे मान के चलो नेटवर्क प्रिंटर है और मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो क्या करेगा, बार बार आईपी चेंज करेगा तो लोगों को प्रिंटर नहीं मिलेगा। प्रिंटर नहीं मिलेगा तो भाई प्रिंटिंग कहाँ से करोगे। तो एक ये चीज़ है, तो उसका भी ऑप्शन आपको इसके अंदर डीएचसीपी के अंदर मिलता है। इवन छोटे से छोटे राउटर में मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिजर्वेशन का नाम जैसे प्रिंटर, मैं लिख दूँगा प्रिंटर, भाई प्रिंटर को रिजर्व कर दो। इसको क्या करो आप, जैसे मैं इसको आईपी देता हूँ 200 222, ठीक है। और इसका जो मैक एड्रेस है
अब मैं प्रिंटर का मैक एड्रेस, सब सब डिवाइसेस में नेटवर्क कार्ड होते हैं, मतलब जिस जो नेटवर्क प्रिंटर है उसमें नेटवर्क कार्ड होता है, उसका मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और जो सपोर्टेड टाइप्स है DHCP और बूट पी दोनों यूज़ करूँगा। तो सर डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा इसके बारे में और उसको ऐड कर दूंगा। तो अब ये करेगा क्या? फिलहाल मैक अभी मेरे पास है नहीं, चाहते तो हम डाल सकते थे इसको, जैसे कि एक, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। जो मैक एड्रेस होता है ना वो यूनिक होता है। यूनिक कैसे होता है? अगर मैं आपको बताऊं, मतलब आप मान के चलें, तो छोटा सा एक ट्रिक है कि मैक एड्रेस क्यों ज़रूरी है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ मैक एड्रेस सर्च, ठीक है। अब मैक एड्रेस लुकअप ऐसे कुछ बता रहा है, कोई साइट पे चला गया, ये मैक एड्रेस का कुछ खुल गया। अब जैसे मैं ये देता हूँ तो ये क्या कहता है, ये क्यों कहता है ऐसा? तो मैं अपना सिस्टम का मैक एड्रेस की बात करता हूँ। जैसे रियल टेक का है ना, रियल टेक PCI GBE फैमिली कंट्रोलर ऐसा कुछ लिखा हुआ है जी, ठीक है। मैंने इसको उठा लिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डाल दिया, और इसको सेपरेट कर दिया मैंने कॉलम से, क्योंकि बोलता है कि यही फॉर्मेट में दो। तो ठीक है भाई, आपको यही फॉर्मेट में मैं आपको देता हूँ, ये रहा। अब ये मैक को, ये ऐसा कहा जाता है ना कि ये यूनिक होता है। अब यूनिक क्यों होता ये कुछ रिज़ल्ट आया हुआ है ना, रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट हमें चाहिए। तो आप देख रहे हैं कुछ रिज़ल्ट दिया है इसने। एक बार इसको बड़े स्क्रीन में करता हूँ, ये देखिए वेंडर, ये OUI कुछ है, ये है ना, परमालिंक कुछ बोल रहा है। वेंडर का नाम कॉम्पेल इंफॉर्मेशन कुनसान कंपनी लिमिटेड, होगा कोई चाइनीज़ वगैरह कंपनी, दिख रहा है चाइना का ये पूरा दिख रहा है। तो ये कहने का मतलब मेरे सिस्टम पे जो नेटवर्क का कार्ड लगा है वो चाइना का है। इसका एड्रेस भी बता रहा है, भाई ये एड्रेस है इसका, यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है ये, सुझाव इस नाम का कोई जोन है वहाँ पे होता है। CN मतलब चाइना। असाइनमेंट टाइप MAL, मैक एड्रेस ब्लॉक लार्ज, कुछ और इसमें टेक्निकल नाम दिया गया है। इनिशियल रजिस्ट्रेशन 10 मार्च, मतलब 10 मार्च 2023 को मेरा जो नेटवर्क कार्ड है उसको ये कंपनी वालों ने बनाया। नेटवर्क कार्ड कह लें तो मतलब लैपटॉप के अंदर ही इसको एक चिप बना के घुसाया गया है। तो उसका भी आपको, उन्होंने कब बनाया तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कोई कभी भी कोई इंटरनेट पे कोई भी क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या कैसे जो साइबर पुलिस है या जो इंटरनेशनल जो पुलिस है, इंटरपोल वगैरह, वो कैसे ट्रैक करते हैं, वो इस ऐसे ही ट्रैक करते हैं। हाँ, इसके और भी अब ऑप्शंस आ गए, जैसे वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन के अंदर आप चाहो तो आप मैक एड्रेस को भी स्पूफ कर सकते हो। आपके सिस्टम में एक चिप लगा हुआ है नेटवर्क का, आप नेटवर्क का चिप निकाल के किसी और का चिप लगा दो, सेम वही वाला, तो आपका जो मैक है वो चेंज हो जाएगा। या ऐसे भी टूल्स आते हैं कि आप अपने नेटवर्क कार्ड का जो मैक एड्रेस है उसको स्पूफ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये लीड करता है, जैसे ये एक छोटा सा अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ का, तो वो ऐसे अपने नेटवर्क के जो मैक एड्रेस है उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से एक नॉर्मल आप अपना ब्रांड वगैरह पता कर सकते हैं कि कहाँ से कैसे आया है ये, ठीक है। तो ये तरीका है मैक एड्रेस का, तो इसलिए मैक एड्रेस को हम बोलते हैं यूनिक। तो ये मेरा मैक एड्रेस आ गया। अब मान के चलो मैं यहाँ पे मैक एड्रेस फ़िलहाल ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ। मेरा जो मैक एड्रेस था वो है 08 8F C3 और इसको मैंने ऐड कर दिया। तो फिलहाल अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, इसलिए दिखा नहीं रहा ये। माइट भी हो सकता है मैक एड्रेस में कुछ दिक्कत हो, बाकी ये इसी तरह से हम ऐड करते हैं तो ये रिज़र्व हो जाता है, ठीक है।
मैक एड्रेस को एक्चुअली में एक्सपोज करना पब्लिकली काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है, इससे लोग आपके सिस्टम पे हैक कर सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्कोप ऑप्शंस भी है यहाँ पे, एक मुझे कुछ स्कोप ऑप्शंस मिल रहा है जहाँ पे मेरा राउटर जो मैंने उस टाइम पे जो दिया था वही बता रहा है, ये डीएनएस के सर्वर का जो है वो बता रहा है, और जो डोमेन नेम है वो बता रहा है। तो आप ये सब चीज़ कॉन्फ़िगर करके आप जो एड्रेस का जो पूल है उनको ये सब चीज़ दे सकते हो। तो जो स्कोप ऑप्शंस जो है ना, आपके जो पूल होता है उसके सेटिंग्स होते हैं कि आप जो आईपी एड्रेस देना चाहते हो उसके अंदर और क्या क्या रहे, राउटर मतलब आपको जो गेटवे है वो क्या रहे, आपका जो डीएनएस सर्वर है वो क्या रहेगा, आपका डोमेन नेम क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सब के लिए काम आता है। कुछ पॉलिसीज़ भी बनते हैं इसके, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉलिसीज़ वगैरह दिखाऊँ, न्यू पॉलिसीज़, तो पॉलिसीज़ नेम आप फिलहाल मैं टेस्ट डालता हूँ, इसके अंदर कई सारे आपको पॉलिसीज़ वगैरह हैं। पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंडीशन, मतलब कंडीशंस वगैरह बनाता है इसके अंदर, जो कि आपके जो भी डीएचसीपी के जो लीज्ड क्लाइंट होंगे जो इसमें कनेक्ट करेंगे, इस डीएचसीपी को यूज़ करेंगे, है ना, तो मैच करने का काम आएगा उस कंडीशंस को। तो जैसे फ़िलहाल एक देखते हैं एग्जांपल क्या है, वेंडर क्लास मैक एड्रेस का फ़िल्टर है इक्वल्स टू ये हो तो आपको ये कर दो, है ना, प्रीफिक्स वाइल्ड कार्ड। तो ऐसे पॉलिसीज़ आपके बनेंगे कि मैक एड्रेस के हिसाब से आप कुछ बोलना चाहते हो कि ये जो मैक एड्रेस आए तो इसको परमानेंट आईपी एड्रेस मिल जाए, इसका आईपी एड्रेस हमेशा यही रहे। तो ऐसे कई सारे आप पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हो। तो पॉलिसीज़ के काम आता है, इसको कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो एडवांस में हम इसको देखेंगे। सर्वर ऑप्शंस है, सर्वर ऑप्शंस क्या करता है, ये एक एडिशनल पैरामीटर होता है जो डीएचसीपी को क्या करता है, असाइन करता है क्लाइंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल सम कॉमनली यूज्ड ऑप्शंस इंक्लूड आईपी एड्रेसेस फॉर डिफ़ॉल्ट गेटवेज, राउटर्स, विन सर्वर्स एंड डीएनएस। डिफ़ॉल्ट स्कोप की तरह यूज़ करते हैं इसको। यू कैन ओवरराइड ईच ऑफ द दिस सर्वर्स ऑप्शंस बाय डिफाइनिंग द ऑप्शन इन स्कोप ऑप्शंस, ठीक है। तो ये स्कोप ऑप्शंस यहाँ पे होता है, ये सर्वर ऑप्शंस है, कॉन्फ़िगर ऑप्शंस। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे आपको सेटिंग्स मिल जाएगा। अब ये एक्चुअल में क्या चीज़ है भाई, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा ना, ये क्या चीज़ है, अभी बिल्कुल नया नया लगेगा ये क्या चीज़ है। जैसे आप चाहते हो कि नेटवर्क से मैं अपने सिस्टम्स को बूट कराऊं और उनको चाहूँ कि फॉर्मेट भी कर दूं या उस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूं, ऐसा कुछ आप चाहते हो। जैसे सिट्रिक्स में होता है ना, सिट्रिक्स के जो डेस्कटॉप्स होते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप होते हैं या छोटे से क्लाइंट जो होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पर क्या करना होता है, जैसे कि अवेलेबल ऑप्शंस है ना, तो इसमें आपको बूट पी देखना होगा, बूट पी कहाँ पे है। बूट पी डीएचसीपी के लिए यूज़ होता है। तो मतलब आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन सा जैसे इस पे आया था ना हमारा पीएक्सी आईपीएक्सी करके कुछ फर्मवेयर था, तो ये फर्मवेयर वगैरह ही कॉन्फ़िगर करने का काम आता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं कोशिश करता हूँ मुझे मिल जाए वो। ये बिल्कुल छोटा सा विंडो है, बड़ा भी नहीं हो रहा। ये राउटर के लिए है, टाइम सर्वर के लिए, नेम सर्वर के लिए अलग अलग ऑप्शंस है, सर्वर के ऑप्शंस है। ये देखिए बूट फाइल साइज़ है, स्वैप सर्वर, रूट पाथ, एक्सटेंशन, आईपी लेयर। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो जो मेरे जो सर्वर ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं बता रहा था, फ़िलहाल मुझे मिला है बूट फाइल नेम। अब जैसे मेरा जो वर्चुअल मशीन है, मान के चलो मेरे पास जो वर्चुअल मशीन जो मैंने बनाया था अभी, जिसको एक आईपी एड्रेस मिल गया, ये आईपी एड्रेस को मिल गया। अगर मैं यहाँ पे बूट फाइल इसको एक बता दूँ और इसको अप्लाई कर दूँ, तो ये क्या करेगा, अभी क्या बोल रहा है ये, इसको बूट फाइल नहीं मिला ना, तो इसने क्या किया, ये ipexi.org से इसने खोजने की कोशिश करी। तो अगर इसको मैं बता दूं कि इस एड्रेस पे आपको ये जो फाइल है इसको उठाना है, तो मैं उसको यहाँ पे दूंगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे दूंगा और मैं इसको बोलूँगा कि आप इस फाइल से बूट कर लो। तो ये बूट फाइल का नाम यही है। तो ये आपके SCCM में या और भी जो टूल्स होते हैं उसमें काम आता है। ये लाइनक्स के भी कई सारे टूल होते हैं, SCCM जैसे ही होते हैं, वेब बेस्ड भी होते हैं, और आपके ऑटोमेशन टूल्स कई सारे होते हैं, वो भी यही काम करते हैं। तो उस टाइम पे ये काम आता है। एक एग्जांपल और छोटा सा देखते हैं, अगर प्रैक्टिकली आप उसको देखना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली क्या है, जैसे आप किसी वाईफाई के हॉटस्पॉट में गए, फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट कई जगह मिलते हैं, एयरपोर्ट्स में मिलते हैं, किसी लॉन्च में मिलते हैं, या पब्लिक प्लेसेस में भी कई जगह। अभी हमारे जो इंडिया के साथ जो सरकार है उन्होंने ऐसा किया हुआ है कई जगह। तो अब जैसे वहाँ पे जाते हो, आप क्या करते हो,
बहुत सारे वाईफ़ाई जैसे आप सर्च करोगे तो वाईफ़ाई के आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे, हॉटस्पॉट दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो पासवर्ड वासवर्ड माँगता तो है नहीं। वो क्या करता है, फट से एक पता नहीं कोई आपके वेब ब्राउज़र में, मोबाइल के वेब ब्राउज़र में एक पेज खोल देगा। बोलेगा अपना मोबाइल नंबर डालो, आपका नाम डालो, ठीक है? ऐसे बोल देता है वो। आपने जैसे डाला, उसके बाद आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है। उसके बाद आप उस पे इंटरनेट 1 घंटे के लिए या जो भी उसका टाइमिंग है, उसके हिसाब से आप उसको मतलब सर्व करते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो उस इंटरनेट को। तो ये कैसे होता है? ये डीएचसीपी सर्वर के थ्रू ही होता है। और यहाँ जो हम जो देख रहे हैं ना सर्वर ऑप्शंस, ये वही है, उसका टेक्नोलॉजी के पीछे जो है ना, ये ऐसी यही सब चीज़ें हैं। हाँ, ये हो सकता है कि विंडोज़ ना हो, वो लाइनक्स सर्वर हो या कुछ और हो या कोई राउटर ही क्यों ना हो, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे हैं। अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा था कि वो वेब पेज कैसे खुलता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ वेब पेज कैसे। ये देखिए, ये अगर मैं ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे सर्वर का नाम, आईपी एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है? एक पेज का पूरा लिख देता हूँ कि ये क्या है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये पूल पे आएगा और जो ऑप्शंस हमारे हैं यहाँ पे, है ना? काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। तो एक स्पेसिफ़िक पेज खोल देगा वो। जैसे होता है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक हॉटस्पॉट वगैरह में ऐसे होता है कि वो माँगते हैं आपके नाम या कभी मोबाइल नंबर तो माँगते हैं, कई बार वेरिफ़िकेशन भी करते हैं, तो थर्ड पार्टी किसी पेज पे लेके चला जाता है। वहाँ पे आप अपना आईपी एड्रेस और सॉरी ये अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल देते हो। तो जैसे डालते हो तो एक मैसेज भी जा सकता है कि कई बार ऐसे भी होता है कि मैसेज को भी वेरीफ़ाई करना पड़ता है। तो मैसेज जैसे ही वेरीफ़ाई करोगे तो उनके पास फिर से रिस्पॉन्स चला जाएगा। वो क्या कहेगा, हाँ भाई इसका तो मोबाइल नंबर ठीक है, उसने वेरीफ़ाई कर दिया, ठीक है, इसको दे दो भाई इंटरनेट। अब इंटरनेट फ्री में सबको बाँट नहीं सकते हैं ना। अब मान के चलो बिना मोबाइल नंबर के बाँट दे और कोई बंदा कुछ उसमें से किसी को मेल कर दे, किसी को धमकी दे दे, कुछ गलत काम कर ले तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए वेरिफ़िकेशन भी ज़रूरी है। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसे ही चलता है। इसके पीछे ना इस टाइप के सर्विसेज़ होते हैं। जैसे आपने ये यूज़ किया और आपने कह दिया कि भाई जितने भी डीएचसीपी वाले बंदे हैं भाई, ये वाले वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे वेरिफ़िकेशन करके आओ तो मैं आपको दूँगा कनेक्शन। तो ये सब चीज़ यहीं से पॉसिबल है, ठीक है? तो ये हो गया हमारे सर्वर ऑप्शंस। पॉलिसीज़ हमने देखा था, पॉलिसीज़ वगैरह बनाने का काम आती हैं ये। एक बार इसको थोड़ा और अच्छे से एक बार देखते हैं। तो ये जो हमारा पॉलिसीज़ जो होता है ना, ये क्या है? सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल में करता क्या है। ये क्या करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना वही पॉलिसीज़ लगाते हैं, पहला चीज़ तो ये है, ठीक है? और ये मतलब कंट्रोल करते हैं कि किस तरीके से जो क्लाइंट्स होते हैं उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाए। मतलब कुछ कंडीशंस वगैरह बना देंगे कि इस कंडीशंस में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैक बेस्ड कंडीशन डाल देंगे। जो वेंडर क्लास है, वेंडर क्लास मतलब जैसे मैंने बताया ना अपना मैक एड्रेस से कैसे उसको हम खोज सकते हैं, तो उसके थ्रू यूज़र के क्लास के हिसाब से। इसके 2 लेवल्स होते हैं, पॉलिसीज़ यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। अब दोनों के डिफरेंस क्या है? ये स्कोप के अंदर आता है, मतलब ये स्कोप बेस्ड पॉलिसीज़ है और ये सर्वर के अंदर आता है, ये सर्वर बेस्ड पॉलिसीज़ है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? जो स्कोप लेवल है, ये स्पेसिफिक स्कोप के ऊपर ही ये पॉलिसीज़ काम करते हैं। जैसे इसके अंदर जो अगर मैं पॉलिसीज़ बनाऊँ तो ये जो स्कोप है ना, ये हमारे जो स्कोप्स हमने बनाए हैं, स्कोप जो भी हम बनाएँगे, जो एड्रेस पूल के अंदर जो हमने स्कोप बनाया, जैसे ये स्कोप बनाया है, तो ये पॉलिसीज़ इसी के लिए है और जो सर्वर वाला है, ये पूरे सर्वर के लिए है। ये क्या करता है, ये अब इसको ऊपर इसीलिए रखा गया है। आप देखिए इसको मैं छोटा करूँ, इसको मैं अगर कैंसिल करता हूँ, इसको मैं छोटा करूँ, तो आपको ये समझ आएगा कि स्कोप के पॉलिसी के अंदर एक पॉलिसीज़ हैं और एक ऊपर में भी है। तो ये सर्वर लेवल है और ये क्या है, स्कोप लेवल। ये 2 तरह के पॉलिसीज़ यूज़ होते हैं। और पॉलिसीज़ कैसे काम करते हैं? जैसे आप बोलते हैं कि एक क्लाइंट है जिसका कि जो मैक एड्रेस है, जैसे आप चाहते हो मान के चलो कि आप स्पेसिफिक एक जैसे जो डीएचसीपी है, आप उसको ये कहते हो कि एक स्पेसिफिक रेंज का जो मैक एड्रेस है इसको सबको ब्लॉक कर दो। मान के चलो कोई स्पूफ करता है या कोई वर्चुअल मशीन के थ्रू स्पूफ करके जो नकली मैक एड्रेस से कोई करना चाहता है एक्सेस, उसको आप ब्लॉक करना चाहते हो, तो उसके पॉलिसीज़ बना सकते हो ग्लोबली। वो कहाँ से बनेगा? आपके सर्वर के जो डीएचसीपी सर्वर है उसके ग्लोबल पॉलिसीज़ से भी बनेगा, ठीक है? तो ये पॉलिसीज़ वही काम आते हैं। स्कोप लेवल पे भी आप कर सकते हो, जैसे कि ये आईपी एड्रेस का जो रेंज आपने दिया था इसके अंदर ये पॉलिसी करे और भी इसके अंदर 2-3 आप स्कोप बना दिए हो, तो इस पे ना करे, एक दूसरे स्कोप पे ना करे, पहले स्कोप पे करे, तो उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है।
इसका यूज़ केस क्या क्या होता है, जैसे कि जो डिवाइस का टाइप जो होता है ना, अलग अलग डिवाइस के टाइप होते हैं। प्रिंटर्स हो गया, कंप्यूटर हो गए, आईपी फ़ोन्स हो गए, तो उनके लिए अलग पॉलिसीज़ डाल दो। जैसे कि विंडोज़ में हो, तो अगर विंडोज़ आपका है और उसको मैं डीएचसीपी का आईपी दे रहा हूँ, तो वो डोमेन नेम से भी जॉइन होना चाहिए। ये उनका एक पॉलिसी बना दिया उन लोगों ने कि भैया पहले डोमेन नेम से जॉइन करो, तभी आप डीएचसीपी से आईपी ले पाओगे, नहीं तो आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन मोबाइल नंबर से आप करोगे तो आप इंटरनेट यूज़ कर पाओगे। तो ऐसे पॉलिसीज़ बनते हैं, वेंडर के हिसाब से बनते हैं, लीज़ के डेफिनेशन के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस के जो फ़िल्टर करना है उसके हिसाब से बनते हैं, ठीक है। और जैसे पॉलिसीज़ हम देखें तो काफ़ी पॉलिसीज़ इसके अंदर आपको मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे फ़िलहाल लिख दूँ तो एक बार मुझे पॉलिसीज़ देखने हैं इसके, क्या क्या पॉलिसीज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं। ऐड पे गया, अब देखिए ये पॉलिसीज़ के क्राइटेरिया है। वेंडर क्लास, यूज़र क्लास, मैक, क्लाइंट आइडेंटिफायर, एफक्यूडीएन और रिले एजेंट, ठीक है। इक्वल्स टू आपका डोमेन नेम, आपके डोमेन नेम के हिसाब से आप दे सकते हो। आप कह सकते हो भाई इस डोमेन पे आप पहले, अगर आपका सिस्टम इस डोमेन पे ऑलरेडी जॉइंट है तो ही आप मेरे नेटवर्क पे आ सकते हो, नहीं तो आप जाओ। तो ये तरीका है। कई सारी कंपनी ऐसे करती हैं कि कोई भी ऐसा नहीं कि घर से अपना कोई लैपटॉप ले आओ और कंपनी का आपको इंटरनेट यूज़ करने को मिल जाएगा। इसको कहाँ से कहाँ से रोक सकते हैं, यहाँ से रोक सकते हैं कि आप अगर जो भी सिस्टम लाते हो, अगर मेरे डोमेन के अंदर जब जॉइन है तभी आप इंटरनेट या मेरे कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसको ही आप तभी यूज़ कर पाओगे। तो ये कहाँ से आएगा, ये ऐसे पॉलिसीज़ से आएगा। ये ग्लोबल पॉलिसीज़ है, ये जितने भी स्कोप है सब में घुस जाएगा। आप चाहते हो कि जैसे मान के चलो एग्जांपल बताता हूँ मैं, यहाँ पे स्कोप्स बना रखे हैं आपने, इसको आपने बना रखा है, क्या रखा है आपने इसको कि ये आपके लैपटॉप्स के लिए है, फिर आपने बना रखा है डेस्कटॉप्स के लिए अलग से बना रखा है, फिर आपने मोबाइल्स के लिए अलग बना रखा है, टैबलेट्स जो होते हैं उसके लिए अलग बना रखा है, प्रिंटर्स के लिए अलग बना रखा है, सबके लिए आपने अलग अलग स्कोप्स बना रखे हैं। मान के चलो आप चाहते हो कि जो स्पेसिफिक स्कोप आपने दिया है मोबाइल यूज़र्स को, तो उस पर भी पॉलिसीज़ लगा सकते हो। आपको ग्लोबली लगाना है, मतलब सब पे लगाना है ना, तो आप यहाँ पे जाओगे पॉलिसीज़ के अंदर, सर्वर पॉलिसीज़ के अंदर, ये स्कोप पॉलिसीज़ है। तो ये डिफरेंस है और ये प्रैक्टिकली ये हम ऐसा करते हैं, ये कंपनी ऐसे करती हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉलिसीज़ हो गया। फ़िल्टर्स के अंदर कुछ अलाउ और डिनाई कुछ लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। डीएचसीपी सर्विस आर प्रोवाइडेड टू मैनी मैक एड्रेस इन दिस लिस्ट, ठीक है। जो मैक एड्रेस है इसको अलाउ करने और डिनाई करने का काम आता है कि भैया सिंपल सा चीज़ है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू फ़िल्टर, यहाँ पे मैक एड्रेस डाल दो, इसको डिस्क्रिप्शन डाल दो, बोल दो इसको ब्लॉक करना है या अलाउ करना है। अभी मैं अलाउ पे क्लिक किया तो अलाउ हो जाएगा। मतलब टेम्पररी, जैसे कोई आता है बोलता है भाई मेरा सिस्टम है कनेक्ट नहीं हो रहा, भाई इसको कर दो ठीक, तो आप क्या करोगे भाई, इसमें अलाउ कर दोगे तो उसका सिस्टम चलने लग जाएगा। तो अलाउ और डिनाई यही काम आता है। अब ये सर्वर ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा है आईपी वर्जन 6 के लिए, ये बिल्कुल वैसे ही सर्वर ऑप्शंस है, बट ये है आईपी वर्जन 6 के लिए। इसमें वैसी पॉलिसीज बनते हैं, बट ये आपके जो बनेंगे आईपी वर्जन 6 के लिए बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑलमोस्ट हमारा डीएनएस, सॉरी डीएचसीपी। डीएचसीपी और डीएनएस एक साथ चलते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट है, डीएनएस डिपेंडेंट है आपके डीएचसीपी पे। आप जैसे 2000 3000 4000 यूज़र्स आपके पास हैं, सबको आप डीएनएस का आपको अपना डीएनएस देना चाहते हो, भाई आप गूगल मत यूज़ करो, आप बोलते हो नहीं गूगल यूज़ मत करो, आप मेरा यूज़ करो, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा रखा है कि इस डीएनएस से मतलब ये सब चीज़ें रिज़ॉल्व हो, मेरे सिस्टम से रिज़ॉल्व हो, तो इसलिए डीएचसीपी डीएनएस पे डिपेंडेंट होता है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मोस्टली आपको लोग कहते हैं मतलब सुन सकते हो आप डीएनएस डीएचसीपी एक साथ ही बोलते हैं लोग, क्योंकि काफ़ी रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीएचसीपी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार और देखेंगे कि लाइनक्स में हम ये कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या वो ऐसा फैसिलिटीज़ देता है डीएचसीपी के अंदर कि नहीं देता, हम वो भी चेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ग्राफिकल टूल भी हम यूज़ कर पाएँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।